Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel. चैप्टर नंबर 16 को शुरू कर रहे हैं. टाइटल है You and Me, पेज नंबर 165. और राइटर कहता है कि आप सचेत हो जाएं उन लोगों से फाइनेंशियल क्लूज़ लेने से, क्यूज़ लेने से कि आप क्या करें या क्या ना करें जो आपसे डिफरेंट गेम खेलते हैं. इस चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने समझाया है कि ये बबल्स, जो ये हाउसिंग बबल हुआ, जो जहाँ पे बहुत लोगों ने कमाया भी और बहुत लोग बर्बाद हो गए, ये बबल्स क्रिएट कैसे होते हैं. फाइनेंस में ये बिल्कुल इनोसेंट लग रहा है लेकिन बहुत डैमेज करता है. कोई भी एसेट, यानी कि फॉर एन एग्जांपल कोई घर है या कोई स्टॉक है, उसका एक रैशनल प्राइस होता है और जो लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं उन इन्वेस्टर्स के डिफरेंट गोल्स हैं और डिफरेंट टाइम होराइजन्स है जिसमें कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. हम ये समझने जा रहे हैं कि ये बबल्स क्रिएट कैसे होते हैं. पहले हम समझते हैं कि टाइम होराइजन्स, कि आप इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो कैसे हैं. कोई जना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 30 साल के टाइम होराइजन के लिए. वो व्यक्ति क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा. यहाँ पे गूगल के स्टॉक्स की वो बात कर रहा है और गूगल के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को देखेगा अगले 30 साल तक और फिर इन्वेस्ट करेगा. अगर कोई जना ये देख रहा है कि मुझे तो 10 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में देखेगा कि गूगल के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर क्या है और वो वहाँ से इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जनरली ये एक अच्छा रिजल्ट देते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट डिकेड. फिर आप ये देख रहे हो कि मुझे तो स्टॉक 1 साल में बेच देना है, तो आप आज का कोई करंट प्रोडक्ट गूगल का, उसको सेल साइकिल में देखेंगे. इसको बियर मार्केट की तरह देखेंगे कि एक बुलिश मार्केट जो चल रही होती है वो. और अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, जिसे हम सट्टेबाज कहते हैं, तो आप क्या देखोगे कि भाई कोई चिंता नहीं है, आज का अभी सुबह का क्या अच्छा प्राइस है वो ख़रीदा और जो भी हम कमा सकते हो लंच टाइम तक हमने कमाया और हमने उसको बेच दिया. जिस समय इन्वेस्टर्स, जिनके गोल अलग होते हैं जो हमने समझा, टाइम होराइजन अलग होते हैं जो समझा, और हर क्लास में ऐसा होता ही है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो किसी दूसरे की बाइंग प्राइस और ट्रेडिंग प्राइस जो आपको बिल्कुल रिडिकुलस लग रही हो, वो उसको बिल्कुल सेंसफुल लग रही होती है, उसको बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, क्योंकि वो अटेंशन ही अलग चीज़ पे दे रहा है. तो 1990s के अंदर जो याहू का बिजनेस है, उसका स्टॉक जो था वो ज़िलियन टाइम रेवेन्यू दे रहा था, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन के साथ ही कोई भी सेंस नहीं बना रहा था. बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिसके पास याहू स्टॉक था, उसका होराइज़न इतना शॉर्ट था कि उसके लिए इतना रिडिकुलस प्राइस देना पागलपन था. लेकिन जो एक डे ट्रेडर था वो बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पा रहा था उस समय, चाहे वो शेयर $5 का था या $500 का था. अगर वो उस दिन एक राइट डायरेक्शन में जा रहा था तो वो उसको पैसा दे रहा था और सालों साल ऐसा हुआ. तो फाइनेंस का एक आयरन रूल है कि पैसा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसे चेज़ करता है. आप इन्वेस्टर्स उसे चेज़ करते हैं. तो अगर कोई एसेट में मोमेंटम है और वो क्रेजीली ऊपर कंसिस्टेंट टाइम के लिए ऊपर को जा रहा है, तो एक ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, वो ये एज्यूम करते हैं कि ये ऊपर को जाएगा, चाहे वो डेफिनेटली इनडेफिनेटली टाइम के लिए नहीं जा रहा है. ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर उस मोमेंटम के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. बबल कब फॉर्म होता है? जब शॉर्ट टर्म रिटर्न अट्रैक्ट्स इतना पैसा कि जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पैसे में ज़्यादातर पैसा लगाते हैं वो भी शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट होता चला जाता है. और लोग जुड़ते जाते हैं और थोड़े टाइम के अंदर आप ये देखते हो कि उस मार्केट की प्राइस का कोई भी सेंस नहीं बनता है, और जो शॉर्ट टर्म होराइजन के लोग होते हैं वो उसमें ज़्यादा प्ले कर रहे होते हैं. तो जो बबल्स है उसके अंदर कोई वैल्यूएशन राइज नहीं हो रही होती है. जैसे जैसे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसके अंदर बढ़ते चले जाते हैं, टाइम होराइजन उतना ही छोटा होता चला जाता है. लिया बेचा. कॉमनली ये भी कहा जाता है कि .com बबल है, इरेशनल ऑप्टिमिज्म है अबाउट फ्यूचर. इस समय इन्वेस्टर्स जो है बाइंग सेलिंग कर रहे हैं विद इन अ डे टाइम. यही लोग हैं जो उसके प्राइस सेट कर रहे हैं. ये कोई 20 साल के बारे में नहीं सोच रहे हैं.
एक एवरेज म्यूचुअल फंड 120% एनुअल टर्नओवर दिया उसने 1999 में। ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड था, मिड 90s में प्रेस भी जो है एनुअल स्कोर कार्ड की जो रिपोर्ट है वो क्वार्टरली देने लग गई थी। ये एक इरा था जिसमें सिर्फ डे ट्रेडिंग होती थी, शॉर्ट टर्म ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हो तो ये आपके लिए ठीक नहीं था। इसी तरह का एक बबल क्रिएट हुआ 2000 में। एक अमेरिकन एग्जाम्पल है यहाँ पे, जहाँ पे कि 2 बेडरूम का जो घर है उसे आप 700,000 रुपीज़ में कभी नहीं खरीदना चाहेंगे अगर आपको अपनी फैमिली को वहाँ रखना है। लेकिन इट वॉज मेकिंग परफेक्ट सेंस कि आपने उसको ख़रीदा और विद इन अ मंथ उसको बेच दिया। लोग कहते हैं कि उन्होंने घरों को खरीद के एक घर को 1 साल में 12 बार बेचा गया और हर बार उससे ज़्यादा प्राइस में बेचा गया, एंड मैनी मेड क्विक प्रॉफिट। और यही काम बहुत से लोग इस अमेरिकन प्रॉपर्टी बबल में कर भी रहे थे। तो राइटर आपसे पेज नंबर 170 भी पूछता है, डू यू थिंक कि ये जो फ्लिपर सेलर्स थे वो कोई केयर करते थे कि लॉन्ग टर्म प्राइस और इसका रेंट रेशो क्या है? क्या वो ये सोच रहे थे कि क्या वो जो प्राइस आज इस घर का दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में उनको क्या रिटर्न देगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये मैटर करता था कि अभी उन्होंने ख़रीदा और विद इन अ मंथ वो उसको क्या पैसा देगा। ये एक तरह से स्पेकुलेटर्स थे। आप कहोगे क्या ये इररिस्पॉन्सिबल है? नो, दे आर नॉट इररिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट इररेशनल। ये ऐसा नहीं है कि बबल उन लोगों से फॉर्म होता है जो इररेशनली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म गोल में रैशनली ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं जो अपने आप में फीड कर रहा है। और ऐसा होता क्यों है? क्या आप सोचो, आप ये एक्सपेक्ट करोगे लोगों को कि वो रोज़ सुन रहे हैं कि आप इतना किसी ने पैसा कमाया, इतना किसी ने पैसा कमाया, वो चुपचाप बैठ के पेशेंटली देखेगा? वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेगा। प्रॉफिट्स को हमेशा इंसान चेज़ करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो ऐसे एरिया से काम करते हैं जहाँ पे रूल ऑफ गवर्निंग है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बिल्कुल इग्नोर्ड होती है बिकॉज दे आर इररेलेवेंट। वो गेम है जहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्ले करते हैं। यहीं पे चीज़ें इंटरेस्टिंग और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। बबल डैमेज कब करता है? जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये देख रहा है कि लोग इतना पैसा बना रहे हैं तो वो बाइंग करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। जिस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पैसा बना रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि भाई इसको कुछ पता है जो मेरे को नहीं पता है, इसने इतने पैसे कमा लिए मैंने नहीं कमाए। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो ट्रेडर जो मार्जिनल प्राइस स्टॉक्स पे प्ले कर रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट गेम है आपसे। कोई भी महंगे से महंगा शेयर भी वो ख़रीद लेते हैं, उन्हें वो रीज़नेबल लग रहा है क्योंकि उन्होंने एंड ऑफ द डे पे उसको बेच देना है जो वो शायद प्रॉबेबली थोड़ा सा ऊंचा होगा। लेकिन आपके लिए ये डिज़ास्टर्स हो सकता है क्योंकि आप उस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। और ये इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन्हें पता भी नहीं है कि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, वो कौन सी गेम खेल रहा है, मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ, लेकिन वो हैं उसी मैदान के अंदर। और जो एक स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म भी कर रहा है, शॉर्ट टर्म भी कर रहा है, अब ये कहीं ना कहीं आपस में कोलाइड करते हैं और कोई ना कोई को नुकसान होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमको मालूम नहीं है कि सामने वाला इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों बाइंग कर रहा है, हम उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हमारा तरीका अलग है काम करने का। एक कमेंटेटर ने सीएनबीसी में कहा, आप ये स्टॉक खरीद सकते हैं लेकिन ये याद रखिएगा कि स्टॉक होल्डर को ये नहीं पता तुम कौन हो। तुम एक टीनेजर हो जो ट्रेडिंग को फ़न की तरह कर रहे हो, चाहे एक एल्डरली विडो हो जो लिमिटेड बजट के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप एक हेज फंड मैनेजर हो जो अपनी बुक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है बाय द क्वार्टर एंड। ध्यान रखें कि इन तीनों लोगों की प्रायोरिटीज़ फ़र्क हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, क्या ये इन तीनों के लिए ठीक है? पागलपन लगता है ना कि यार क्या कन्फ्यूजन है। बहुत मुश्किल है ये जानना कि जो दूसरा इन्वेस्टर पैसे कमा रहा है उसका गोल हमारे गोल से फ़र्क है। पता है रैशनल पीपल भी ये देख नहीं पाते हैं कि वो दुनिया को दूसरा व्यक्ति एक अलग लेंस से देख रहा है, हम अलग लेंस से देख रहे हैं। राइजिंग प्राइसेस जो है वो सारे इन्वेस्टर्स को इस ढंग से परसुएट करती है। हमको जेलस फील होती है अगर कोई जना उसमें पैसे बना रहा होता है,
ये बिल्कुल एक नशे की तरह, एक ड्रग की तरह है, जहाँ पर एक वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टर भी ऑप्टिमिज्म के अंदर आके अपनी ओन रियलिटी से डिटैच होके एक डिफरेंट गेम खेलने की कोशिश करता है फ्रॉम द हु यू आर। और राइटर कहता है कि अगर आप लोगों से प्रभावित होते हैं जो डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक लेके जाता है इन द एरिया हाउ यू विल स्पेंड मनी। कंज्यूमर स्पेंडिंग स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्री इज़ वेरी सोशली ड्रिवन। आप बहुत ही सटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन लोगों से जिन्हें आप एडमायर करते हैं, और आप वो बाई करते हैं जो वो बाय करते हैं, ताकि क्योंकि आप भी ये चाहते हैं कि लोग आपको एडमायर करें। आपको क्या दिख रहा है? दूसरा व्यक्ति कितने सारे पैसे खर्च कर रहा है, कार में, होम्स में, क्लोथ्स में, वेकेशन में। आपको नहीं पता उसके गोल्स क्या है, उसकी चिंता क्या है, उसकी एस्पिरेशन क्या है। एक यंग लॉयर है जो एक प्रेस्टिजियस लॉ फर्म में काम करना चाहता है, उसको एक अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करना है, तो वो उसके लिए खर्चा कर रहा है। एक राइटर लिख सकता है एक स्वेट पैंट में बैठ के भी घर में, क्योंकि उसको ऐसा कहीं नहीं दिखाना है। राइटर कहता है मुझे सालों लग गई ये फिगर आउट करने में कि हर एक का एक डिफरेंट गोल है। आप गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत स्पेंडिंग कर सकते हैं लोगों के प्रभाव में आके। इन सारी चीज़ों का टेक अवे क्या है कि पैसे की दुनिया में ये ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि आपका ओवर द टाइम होराइजन के अंदर गोल क्या है। किसी और के बिहेवियर से, किसी और के एक्शन से परसुएड नहीं होना, क्योंकि वो हो सकता है डिफरेंट गेम खेल रहे हैं, रादर खेल ही डिफरेंट गेम रहे हैं। तो राइटर रिकमेंड करता है कि आप आउट ऑफ योर वे, मतलब अलग से सोचें, आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सी गेम खेल रहे हो। ऐसा करते नहीं हैं हम। इन्वेस्टर्स जो हैं, ये एक फुटबॉल की गेम की तरह उसमें प्लेयर्स होते हैं, सब एक ही गेम, एक ही रूल से खेल रहे होते हैं, और ये नोशन बहुत ही गलत है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। आप अपना समय, अपना पत्नी पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे राइटर ने अपनी आइडेंटिटी को बताया कि मैं एक पैसिव इन्वेस्टर हूँ जो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू जनरेट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ओवर द नेक्स्ट 30 years दैट ग्रोथ विल अकर टू माई इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि मैं बहुत सोच के, डर के इन्वेस्ट करता हूँ, और ये सोचता हूँ कि जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ दुनिया की एबिलिटी है कि वहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले 30 साल के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत ग्रोथ मुझे मिलेगी। तो ये राइटर कहता है कि ये आपको बहुत क्वेंट लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है। इसको देखते ही, इसको लिखते ही मैंने क्या देखा, अब मुझे ये बॉदर नहीं करता है कि अगले साल कोई रिसेशन आ रहा है, क्योंकि वो गेम मैं खेल ही नहीं रहा। आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इट, आई एम नॉट बीइंग परसुएडेड बाय इट। मेरे एक जिया जी हैं, उन्होंने मुझसे कुछ शेयर्स खिंचवाए और उन्होंने बोला अब इसको देखना तुम बंद कर देना, डोंट लुक एट इट। मीन्स उसमें क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। बिकॉज़ ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने मुझसे आज से 3 साल पहले कराई जब मैं 62 की थी। वो उसे 10 years 15 years के दायरे के अंदर दिखा रहे हैं, विच विल गिव मी फ्यूचर मनी। ही नेवर अलाउज मी टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। उनके कहने से मैंने कुछ शेयर लॉस में भी बेचे, लेकिन उसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ, और अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो ही इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। वो सट्टेबाजी नहीं करते। मुझे लगता है हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम बहुत सारे डिसीजन लोगों से प्रभावित होकर लगते हैं कि उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे कर लूँ। दैट्स नॉट ट्रू। आपको एक अपनी गेम खेलनी है, एंड इट्स सच अ पावरफुल चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।